गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 1 जून 2022 और डे है वेंसडे। फर्स्ट डे है इस मंथ का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड का जो अभी 27 मई को जो पेपर हुआ बीएड एंट्रांस का, उसको जो डिस्कस कर रहे हैं पूरे डिटेल के साथ। तो जीके वाला पोर्शन, रीजनिंग या मैथ जो भी है वो हम लोग जो वो पिछले कल जो वो छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम जो वो हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी जो वो क्या क्या पूछा जा सकता है। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो वो बनते हैं कई बार। तो पूरा देखिए वीडियो को, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 31, मूर्धन्य व्यंजन जो वो कौन सा है इसमें से? ट है कि प है कि स है कि य है? ठीक है, पहले तो व्यंजन जो वो होते क्या हैं वो जो वो आपको पता होना चाहिए। आपने जो वो इंग्लिश में भी सुना होगा वॉबल्स और कंसोनेंट। ठीक है, 5 वॉबल होते हैं यहाँ पर और कंसोनेंट जो वो कितने होते हैं? 21 हो गए, टोटल हो गए 26 लेटर। ठीक है, तो वैसे ही हिंदी में भी होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिसमें कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 11 स्वर हम लोग बोलते हैं और 33 जो वो व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन जो वो मुख्य रूप से जो वो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहले तो व्यंजन होते क्या हैं वो समझिए। व्यंजन मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो वो कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आती है। ठीक है, फिर सुनिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ हवा जो है वो कंठ से निकलती है, ठीक, कंठ से ही निकलेगी हवा, फिर मुंह में रुकती है, फिर बाहर आती है, तो उन्हें जो वो व्यंजन बोलते हैं। इसका मतलब है कि कंठ से निकलेगी हवा, फिर मुंह में रुकेगी थोड़ी देर के लिए, फिर जो वो स्पर्श होगी या वाइब्रेशन जो भी होगी आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाहर निकलेगी। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, मतलब ऐसे वर्णों को जो वो व्यंजन बोलते हैं हम लोग। तो व्यंजन के जो वो मुख्य रूप से 3 जो वो प्रकार होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन हो गया, एक अंतस्थ व्यंजन हो गया और एक ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, उसके टाइप में ही आएगा आपका मूर्धन्य व्यंजन। तो देखिए जो मूर्धन्य व्यंजन है ये क्या होता है? ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन मतलब कंसोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जीवा के एक हिस्से से आवाज आती है। ठीक है, जीवा जो आपकी जीभ है वहाँ के हिस्से से जो वो उच्चारित होता है वो वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से ही पता लग जाता है। यहाँ पे जैसे य है, य, ठीक है, तो यहाँ पे जीवा का जो वो एक हिस्सा यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह नहीं होगा। स, स देखिए, स एक ऐसा हमारा व्यंजन है जिसमें कि जो हवा है वो मुंह से टकराकर जो वो एक गर्मी पैदा करती है, एक उष्मा पैदा करती है। स, ठीक है, स, ए वाला स हो चाहे दूसरे वाला ए वाला स हो, ठीक है, या स षटकोण वाला हो या ह हो, इसमें क्या होता है ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकलती है तो उसको जो वो ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो स है यहाँ पे ये तो ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, अब प को देखिए, ये जो यहाँ पे य लिखा है, देखिए ये जो य लिखा है य र ल व, आपने जो ऐसे याद रखा होगा य के बारे में, कि ये जो वो ऐसे व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनका जो उच्चारण होता है वो जो वो स्वरों और व्यंजन के मध्य में होता है। ठीक है, य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। ठीक है, इसको जो वो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये जो वो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये जो वो उष्म व्यंजन है। ठीक है, अब प की बात करते हैं। देखिए प जो वो कैसा है? प जब भी आप बोलेंगे तो आपको जो वो कुछ ऐसा लगेगा कि ऊँटों का यहाँ पे जो वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, प आप जब भी बोलेंगे तो मतलब प देखिए ऊँटों का यूज़ हो रहा है, ऊँटों के बिना जो प नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प जो वो प भी नहीं होगा। मूर्धन्य व्यंजन क्या बोला हमने? जीवा के एक हिस्से से आवाज आएगी। जैसे ट है, देखिए तो ट, देखिए ध्यान से जो वो ट बोलिए, ट, ठ, ड। ठीक है, ट ए वाला ट बोलो चाहे, अच्छा यही होता है। अगर ए वाला ठ बोल दो, ठीक है, तो ठ भी है। ठीक है, और जैसे ड बोल दो, ठीक है, या ड डमरू बोल दो। ठीक है, तो इन इन या जो वो ण बोल दो, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब इनको उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से जो वो एक जीवा के, आपको लग रहा है कि जीवा के एक हिस्से से जो वो ये उच्चारित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे बोले ट, ठीक है, जीवा के आगले वाला जो भी लचीला जो भी हमारा पार्ट है जीवा का, वहाँ से जो वो ये उच्चारण हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ट जो वो हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चन जो वो बनते हैं। अगर आपने, देखिए एक बार आप पढ़ लीजिए, जैसे ऐसे याद हो जाता है। जैसे क वर्ग कौन कौन से है, तो क हो गया,
ख हो गया, ग, घ, ग, ठीक है। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ठीक है। ऐसे आपने ज तक याद रखा होगा। और ट में जो वो ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। ऐसे ड तक आपने याद रखा होगा। त में, और त में जो वो त, थ, द, ध, न, ठीक है। न तक आपने याद रखा। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, फ, ठीक है। तो लास्ट तक आपने जो वो ऐसे याद रखा होगा। तो कुछ इस तरह से जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक महाप्राण भी आता है जिसमें जब वो व्यंजनों का उच्चारण मुख से अधिक मात्रा में वायु वायु निकलती है, ठीक है। तो उसको महाप्राण बोलते हैं। या अल्पप्राण जिसको बोलते हैं जब मुख में जो वो कम मात्रा में जो वो वायु बाहर निकलती है, तो वहाँ पे अल्पप्राण हो गया, ठीक है। तो उसके उसके बीच में जो नीचे जो वो हलंत लगा होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो वो क्या है। तो पहले तो ये जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वो एक ही क्वेश्चन के लिए 5 मिनट जो वो यहाँ पे हमने 5 मिनट डिस्कस कर लिया। इसका मतलब है कि काफ़ी, अगर 20-25 क्वेश्चन हो गए तो बहुत लंबा टाइम जो वो होने वाला है। 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाला है। इसका मतलब है हम लोग जो वो जल्दी जल्दी से डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो जो वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगना पड़ेगा। देखिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है, चलिए डिटेल में ही सीखते हैं, ताकि जरूरी नहीं है कि पूरे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लें हम लोग अभी इसी वीडियो में, ठीक है। अगर बच जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए चालाक लोमड़ी दौड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो चालाक क्या है, चालाक विशेषण है, और लोमड़ी क्या है, विशेष है, विशेष्य है, ठीक है। तो ऐसे जो आपको याद रखना। जैसे राधा बड़ी होशियार है, ठीक है। इसमें जो वो बड़ी जो आ रहा है, ठीक है, वो जो वो एक प्रकार से मतलब कि एक प्रकार से विशेषण है। सॉरी, प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण से पहले लग रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो वो राधा बड़ी होशियार है, तो होशियार है मतलब कि राधा के बारे में। राधा तो ठीक है, नाम है, संज्ञा, संज्ञा है, ठीक है। तो होशियार जो वो यहाँ पे विशेषण है, लेकिन बड़ी लिख दिया आगे तो वो प्रविशेषण होता है, ठीक है। जो कोई विशेषण से पहले लगता है वो प्रविशेषण कहलाता है। तो ऐसे जो आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है ये परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक जो वो विशेषण क्या होता है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए परिमाणवाचक क्या होता है। आप जो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए परिमाणवाचक विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हो। मापतोल जैसे ही आया, जैसे 2 मीटर हो गया, 1 लीटर हो गया, ठीक है, या थोड़ा हो गया, ठीक है। तो वैसे या कुछ हो गया। तो ये जो वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो मापतोल के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ चीनी दे दो, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, ठीक है, कुछ मिठाइयाँ दे दो। तो ये जो कुछ आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है, ठीक है, ये जो वो परिमाणवाचक बता रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषण बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसा है, सीधा दिखाई दे रहा है सी में जो 5 किलो है, ठीक है। यहाँ पे जो मापतोल की बात हो रही है 5 किलो, तो 5 किलो इज द राइट आंसर, ठीक है। हम छोटा, पापी या चौथा ऐसे इसलिए जो वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि छोटा पापी, छोटा या छोटा भी लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन नहीं, ठीक है। तो 5 किलो इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में जब टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, जो यहाँ पे है उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अधिकरण की विभक्ति है। तो अधिकरण, तो आपने जो वो यहाँ पे कारक के बारे में डिस्कस किया होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। संप्रदान को, के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध, ठीक है। तो वैसे ही जो वो अधिकरण के लिए क्या होता है, अधिकरण मतलब पर, ठीक है, तुझ पर, तुझ में, ऐसे जो आपने एक वचन बहुवचन में जो वो कई सारे ऐसे पढ़ा होगा। तो इसमें हो जाएगा अधिकरण में पर, ठीक है। पर जो वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक वचन में जैसे इसमें, इस पर, ठीक है। बहुवचन में हो जाएगा इनमें, इन पर, ठीक है। इन लोगों में, इन लोगों पर, ठीक है। तो ऐसे जो आपको, या प्रश्नवाचक सर्वनाम में, या आप जो पुरुषवाचक या निश्चयवाचक से, ये अलग अलग जो वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें आप याद रखिए अधिकरण में, अधिकरण में पर होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे आपने याद रखा हो। तो पर जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, ठीक है। आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आलसी। डी इज द राइट। तो आलसी जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो पूछे जाते हैं यहाँ से। जैसे जैसे मान लो पढ़ना हो गया, ठीक है। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा विशेषण, पढ़ना एक क्रिया है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, पढ़ाकू हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत पढ़ाकू है, मतलब कि वो उसकी विशेषता है। कुछ इस तरह से शब्द बनाना है। जैसे जैसे भाग, तो भाग का जो वो भगौड़ा हो जाएगा,
ठीक है, या बाहर, देखिए बाहर, बाहर का बाहरी हो जाएगा, या भीतर का भीतरी हो जाएगा, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, पीछे का पिछला हो जाएगा, आगे का अगला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस तरह से जो वो विशेषण आपको जो बनाना, जैसे मैं, ठीक है, ऐसे जो वो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे मैं हो गया तो इसका विशेषण क्या होगा, मैं जो वो एक सर्वनाम हो गया, ठीक है, मैं सर्वनाम है, तो इसका विशेषण क्या हो गया, मुझ सा, ठीक है, मुझ सा हो गया। या यह हो गया, यह मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, या मतलब कि ऐसा, ऐसा जो वो एक विशेषण हो गया। कौन, कौन का हो गया कैसा, ठीक है, दया का हो गया दयालु, नमक का हो गया नमकीन, भारत का हो गया भारतीय, रंग का हो गया रंगीला। तो कुछ इस तरह से जो वो शब्द आपको विशेषण जो वो आपको आने चाहिए, चाहे संज्ञा से विशेषण लाना है, चाहे सर्वनाम से विशेषण, चाहे क्रिया से, चाहे वो अवयव हो जैसे सतह, सतही। ठीक है, तो ऐसे जो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आलस्य, आलस्य का होगा आलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर कौन सा, लास्ट 34 है, 35 पे चलते हैं। तो 35 है यहाँ पे क्वेश्चन। 35 का बाल का स्त्रीलिंग, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। बाल का होगा बाला, ठीक है, बाल का होगा बाल, बाला। ठीक है, तो ये जो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, तो अच्छा, पीछे जो वो मैंने कारक के बारे में आपको बताया, कर्ता ने कर्म को, तो कारक की डेफिनेशन बताना मैं भूल गया। संज्ञा, देखिए कारक क्या होते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है, उसका संबंध वाक्य की क्रिया से किया जाए। ठीक है, फिर सुनिए, संज्ञा कारक की बात बता रहा हूँ। ठीक है, KCASE। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से किया जाए उसको कारक बोलते हैं। फिर जो मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए, अपादान से हो गया, संबंध काके की रा रे री हो गया, अधिकरण में पर जो कि पूछा गया था, और संबोधन भी होता है। संबोधन मतलब कि हे, अरे, ठीक है, ये संबोधन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका तो स्त्रीलिंग जो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग जो वो बाल है, स्त्रीलिंग, ठीक है, बाला हो जाएगा। ठीक है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु, भी कई बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है और किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिए साधु का साध्वी होता है, साध्वी। ठीक है, साधु और साध्वी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। हर बार जो वो, हर बार तो नहीं, हाँ हर बार ही समझ लो, जिसमें हिंदी से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने जो वो कर्मक क्रिया या कर्म क्रिया से रिलेटेड जो कई सारे क्वेश्चन देखे। तो पहले तो ये जानते हैं कि क्रिया जो वो होती क्या है। ठीक है, क्रिया जो वो होती क्या है, क्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, BERB, वर्ब। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ रहा है क्रिया है। जैसे लड़की, लड़की लड़की या कुछ भी बोल दो, गिलहरी उछल रही है, तो उछल रही है, यहाँ पे जो वो पता लग रहा है कि क्या काम हो रहा है, तो ये सब जो वो क्रिया हो गए। ठीक है, और धातु किसे बोलते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ठीक है, जैसे पठ धातु आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे जो आपने, और क्रिया के जो भेद होते हैं, दो प्रकार के भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक जो वो अकर्मक क्रिया होती है। तो क्या होती है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। फिर सुनिए, जिस क्रिया कर कर्म बोल रहा हूँ, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अकर्मक में। ठीक है, अ लगा है तो इसका अर्थ होता है बिना कर्म के। ठीक है, अकर्मक मतलब बिना कर्म के। ठीक है, मतलब कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, उस क्रिया के साथ कर्ता, सॉरी, कार्य का फल जो वो कर्ता पर पड़ता है, क्रिया का कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे जो वो अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अकर्मक क्रिया में मीना हंसती है, तो यहाँ पे हंसती है। ठीक है, हंसना, सोना, ये सारे जो वो अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया, इसमें क्या बोला मैंने, जिस क्रिया का कार्य का, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जैसे, जैसे एग्जांपल के लिए कुम्हार, कुम्हार घड़े बनाता है। ठीक है, कुम्हार घड़े बनाता है, तो यहाँ पे जो बनाता है, ठीक है, या बांटता है, या पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये सारे जो वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, पिघलना। ठीक है, पिघलना इज द आंसर। इसको आप फिर से समझिए एक बार। जैसे पिघलना है यहाँ पे, देखिए पिघलना कोई समझ लीजिए, पिघलना मतलब पिघलना क्या हुआ, मतलब कि कोई काम हो रहा है, फिर उस काम पर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे लोहा है, उसको मैंने पिघला दिया, काम तो लोहे पर हो रहा है, लेकिन जो
मतलब कि कर्म पर जो वो उसका कार्य का फल पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि उसका इम्फेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो पिघलना, तो ये सीधा सा मतलब है कि इस कर्म क्रिया होगी, ठीक है। तड़फाना, यहाँ पे कोई आपको लेटना या छूटना, यहाँ पे कोई कार्य का फल जो वो कर्म पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर सुनिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं पड़ता उन्हें जो वो क्या कहा जाता है। तो इसका जो मेरे ख्याल से सही आंसर होगा वो होगा अभिकारी शब्द, ठीक है, शब्द। तो देखिए, दो जो व्याकरणिक प्रकार के प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, दो दो प्रकार से होते हैं, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द जो वो जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक या काल आदि के कारण बदलते हैं, जो विकारी शब्द हो गए, ठीक है। यहाँ पे बोला कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक या काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते वो अभिकारी हुए, मतलब कि परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो अभिकारी हो गए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए, अभिकारी शब्द हो गए, ठीक है। इसको नेक्स्ट देखते हैं, तालव्य व्यंजन जो वो कौन सा है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें देखिए, तालव्य मतलब तालु का यूज हो रहा है, ठीक है। तो तालव्य मतलब कि च छ ज झ, देखिए कहाँ पे जो वो आपकी जीभ जो वो स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो ये जो वो च छ ज झ, ये जो वो तालव्य व्यंजन जो वो इनको बोलते हैं, ठीक है। च छ ज झ, ठीक है, याद रखिए इसको भी। ये जो वो किस वर्ग में आ जाते हैं, तो ये आते हैं च छ च वर्ग में, ठीक है, च वर्ग में आते हैं, ठीक है। च छ ज झ, ठीक है, ऐसे। तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, तो 40 देखते हैं। यस, यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द जो मतलब कि डायरेक्ट संस्कृत से जो वो हिंदी में ले लिए गए हैं, या संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जीवा, ठीक है, जैसे भिक्षा हो गया, जैसे गृह हो गया, जैसे सर्प हो गया, जैसे जल हो गया, ठीक है। जल भी एक संस्कृत का शब्द से जो डायरेक्ट आ गया है हिंदी में, ठीक है। जैसे अग्नि हो गया, दुग्ध हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द। और इसके बिल्कुल अपोजिट तद्भव शब्द क्या होते हैं, मतलब कि जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन उनका जो थोड़ा सा रूप है वो चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे जैसे जीवा जो वो क्या बन गया है, आजकल जीव बन गया है, ठीक है, वो चेंज हो गया। जैसे भिक्षा जो भीख बन गया है, ठीक है, जैसे घर है, जैसे सर्प सांप बन गया, जैसे अग्नि आग बन गया, ठीक है, जैसे दूध दूध बन गया, जैसे आंसू हो गया। तो ऐसे जो ऐसे शब्द जो वो तत्सम या तद्भव होते हैं, या देशज या विदेशी शब्द। देशज मतलब कि जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, जैसे पकड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द, जैसे लोटा हो गया, जैसे, ठीक है, ये जो वो मतलब कि आवश्यकता अनुसार जो वो हिंदी भाषा में आ गए हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता थी तो आ गए, ठीक है। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द देखिए, मतलब कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी भाषा से कई सारे शब्द जो वो हिंदी में आ गए, जैसे मेट्रो हो गया, जैसे ट्रेन हो गया, जैसे कार हो गया, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जैसे अरबी में जो वो अखबार आ गया, देखिए अखबार अरबी का है, फिर भी हिंदी में यूज़ हो रहा है। जैसे अदालत है, ये भी अरबी भाषा का है। जैसे फारसी में अगर बात करें तो फारसी में आदमी हो गया, ठीक है, तो आदमी सीधा ही आ गया है, ठीक है। जैसे कमर हो गई, जैसे खरीद हो गया, जैसे खराब हो गया, गुलाब हो गया, जैसे नमक हो गया, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। शहद हो गया, शेर, सब्जी, ये सारे जो वो शहीद, सॉरी शहीद नहीं, फारसी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, मतलब कि विदेशी हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो आप इसको याद रखिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है तत्सम का, तो बच्चा तो नहीं होगा, काज भी नहीं होगा, जन्म भी नहीं होगा, चूर्ण इज द राइट आंसर, ठीक है। 40 का हो जाएगा चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है, अगर आपने पढ़ा है संधि विच्छेद के बारे में, हास्य जमा आस्पद, हास्य जमा आस्पद, ठीक है। तो सी इज द आंसर। संधि के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, संधि क्या होते हैं, जब शब्दों के दो वर्णों के पास पास होने से उनमें जो मेल हो जाता है, तब बोलते समय जब उनमें अलग अलग नहीं बोला जाता है बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है, तो यह जो वो मेल संधि कहलाता है, ठीक है। संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ ही होता है मेल या जोड़,
ठीक है। तो संधि के जो वो मुख्य रूप से 3 भेद आप याद रखिए। स्वर संधि हो गया, एक व्यंजन संधि हो गया और एक विसर्ग संधि हो गया। ठीक है। संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर क्या होती है, जहाँ 2 स्वरों का मेल होता है। ठीक है। और दीर्घ संधि, ठीक है, उसके अंदर ही आ जाएगा फिर दीर्घ संधि। ठीक है। तो व्यंजन में व्यंजन का होगा, विसर्ग में विसर्गों का होगा। तो कुछ इस तरह से आप याद रखिए। और यहाँ पे हास्य जमा आस्पद, तो हास्य जमा आस्पद में जो वो क्या बन रहा है, हास्यास्पद बन रहा है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। संधि के बारे में जो वो किसी और अदर पार्ट में जो वो अगर क्वेश्चन होगा तो फिर से जो वो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दीर्घ संधि के बारे में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए जो वो अगर ज़्यादा जैसे ऊ ऐसे पढ़ेंगे हम, जो ऊ होता है, ठीक है, ऊ बनकर जो वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे जो वो ई बन करके ई बन जाएगी, ई ईख बन जाएगी। तो ऐसे जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन किसी अगर अदर पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर स्वर संधि के भेद आ जाते हैं कई सारे। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण हो गया, अयादि हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यहाँ पर तो सी आंसर जो वो सही हो जाएगा, सुधा जमा अंशु सुधांशु। फिर से आ गया वही। सुधांशु का उदाहरण क्या होगा, तो गुण संधि है कि दीर्घ, तो ये जो वो दीर्घ संधि है। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें जो वो दीर्घ मतलब कि हाँ, हो गया, या आ हो गया, या ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो वो जो भी दीर्घ स्वर है, आ ई, ठीक है, आ जाए तो उसमें दोनों मिलकर जो वो दीर्घ, ठीक है, मतलब कि जैसे आ बन जाए, ठीक है, अर्थात आ ई ऊ हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मिलकर जब जैसे यहाँ पे है सुधा जमा अंशु, तो ये बन बन गया सुधांशु। ठीक है। आ यूज हो रहा है, तो इसके अंदर जो दीर्घ संधि जो वो यहाँ पे लग रही है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय, महा जमा आत्मा, महात्मा, दया जमा आनंद, दयानंद। तो कुछ इस तरह से जो वो आप याद रखिए। 42। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय जो वो कौन सा है, तो 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आवट। ठीक है। अब प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग। ठीक है। मतलब हिंदी भाषा में शब्द निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है। देखिए उपसर्ग लगाकर होता है, एक प्रत्यय लगाकर होता है, एक संधि द्वारा होता है, एक समास द्वारा होता है। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, उप से पद चढ़ा है, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब कि जो भी शब्द होगा हमारे, उसमें पहले जुड़कर जो भी अर्थ या विशेषता को जो वो मतलब कि परिवर्तन या चेंज कर देते हैं, उसको जो वो उपसर्ग बोलते हैं। मतलब कि उपसर्ग जो वो पहले लगेंगे और प्रत्यय जो वो बाद में लगेंगे। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो वो जैसे मिलावट है, तो आवट, ठीक है, लास्ट में आवट प्रत्यय। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। प्रत्यय लास्ट में लगेंगे किसी शब्द में, और जो इसकी विशेषता को चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे लिखाई हो गया, इसमें आई लग रहा है लास्ट में। ठीक है। लिखाई हो गया। जैसे जैसे पढ़ाई हो गया, इसमें भी आई लग रहा है। जैसे उड़ान हो गया, उड़ान, उसमें जो आन लग रहा है, आन प्रत्यय। ठीक है। जैसे 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 नकली हो गया, जैसे नकली, तो नकली में जो वो ई प्रत्यय लग रहा है। ठीक है। जैसे सुनकर हो गया, सुनकर मतलब कि कर लग रहा है, कर प्रत्यय। तो ऐसे आप याद रखिए। ठीक है। जैसे जैसे मिलन हो गया, ठीक है, मिलन, तो मिलन में अन्न प्रत्यय लग रहा है। तो ऐसे जो वो अगर आप डिस्कस करेंगे, खुद जो वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी जो वो आपको ये याद होने वाला है। ठीक है। संस्कृत में जो वो 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय, तद्धित। ठीक है। तो ऐसे जो वो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आवट प्रत्यय। क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय। आवट के जो वो और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक तो मिलावट यहाँ पे लिखा है, एक लिखावट हो जाएगा। ठीक है। एक लिखावट हो जाएगा, एक सजावट भी होता है। ठीक है। सजावट हो जाएगा। एक जो वो बनावट हो गया। ठीक है। इसमें आवट प्रत्यय लग रहा है। ठीक है। ज़्यादा प्रत्यय नहीं है, आप जो वो मेन मेन याद रखेंगे तो वही जो वो एग्जाम में मेरे ख्याल से बनते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गया इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द। देखिए इक प्रत्यय जो भी बनता है, ठीक है, इक तो यहाँ पे जो वो क्या बन जाएगा, 44 का जो मेरे ख्याल से सही आंसर होगा वो हो जाएगा दैनिक। तो पता चला है दैनिक मतलब कि इक प्रत्यय लग रहा है लास्ट में। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा बी, दैनिक। ठीक है। और भी जैसे इक से बनते हैं, जैसे लौकिक या पारलौकिक हो गया। ठीक है। तो ये इक है। देखिए ये जो वो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी सिंक है, तो क्या इक है, इंक है। ठीक है। प्रत्येक में एक। तो यहाँ पे जो आपको लग रहा होगा कि कैसे पहचाने। ठीक है। जब आप डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे, तभी जो आप इनको पहचान पाएंगे अच्छे से। क्योंकि यहाँ तो चलो ऑप्शन भी ऐसे ऐसे हैं कि जल्दी से जो वो हम पकड़ पा रहे हैं आंसर को, लेकिन कई बार जो वो थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। जैसे इक में जो वो और भी बनाए जाएँ तो जैसे सामाजिक हो जाएगा। ठीक है।
सामाजिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा या सांसारिक हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे जो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इन है, तो इन जो वो अलग है, इक अलग है, ठीक है? धोबिन हो गया, लुहारिन हो गया, सुनारिन हो गया, मालिन हो गया। तो ऐसे जो वो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे और भी कई सारे हैं, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि 25 मिनट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी-जल्दी से 45 की तरफ। आगे जो वो एक पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना है, उससे पहले है दुबला शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? क्योंकि देखिए दुबला मैंने बोला उपसर्ग जो वो पहले लगेंगे, तो ये जो उपसर्ग है, ठीक है? अब कौन-सा उपसर्ग है क्योंकि 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा दु, ठीक है? तो दु उपसर्ग है, ठीक है? दो उपसर्ग है इसमें, तो दुबला में दो उपसर्ग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो का जो वो एंड कर देते हैं क्योंकि आगे जो वो ऐसे क्वेश्चन है जिसको पढ़ना पड़ेगा, फिर जो वो आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको स्किप करते हैं वीडियो को, फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने बोला है कि 25 से ज़्यादा नहीं होगी वीडियो, ठीक है? ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ जानने को मिला होगा तो जो आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।